दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले दिन हम लोग संधि प्रकरण पर दीर्घ संधि के बारे में चर्चा किए थे, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि यानी कि स्वर संधि के संपूर्ण प्रकार यानी पांचों उसके प्रकार को हम लोग देखेंगे। इस क्रम में पहली संधि आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। अब देखिए, बार बार मेरे दोस्तों की यह समस्या रहती है कि सभी संधि के नियम हम लोग याद करते रहते और वो भूल जाता है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं, यह सामान्य प्रक्रिया है। यदि जो हम लोग याद करते हैं और याद करने के बाद यदि वह भूले ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग के मस्तिष्क की मेमोरी भर जाएगी और हम लोग मेंटल हो जाएगी। तो भूलना भी यानी कि विस्मरण हमारे जीवन का एक अंग माना जाता है, इससे घबराना नहीं है। अब इसे भूलने का रीजन क्या है? तो उसका रीजन बस यही है कि इसके कॉन्सेप्ट या इसकी अवधारणा को हम न समझते हुए डायरेक्ट बार बार इसे याद करते रहते हैं। आज के बाद आप लोग रटना बंद कर दें और इस संधि की परिभाषा कहती क्या है उसकी अवधारणा को समझेंगे। तो परिभाषा आप देखना चाहे दोस्तों तो आप कहिएगा सीधे कि अ अथवा आ। अब देखिए, इसके तीन पार्ट कर लेते हैं हम लोग, अ अथवा आ। अब देखिए, यहां पर सब में प्लस कर देते हैं हम। प्लस करने के बाद यहां ह्रस्व या दीर्घ ई लिख ले, यहां पर ह्रस्व या दीर्घ उ, और यहां पर आप लोग लिख लें री। और री भी दो होता है, ह्रस्व और दीर्घ। अब यह परिभाषा कहती है, जैसे अगले दिन हम लोग पढ़े थे स्वर, और स्वर में आपको बताए थे कि अ और ई के योग से क्या बनता है। जैसे ए बोलते हैं तो ए अ और ई होता है, अ ए। देखिए, इससे इसके मेल से जैसे अ और ई से क्या बनता है, ए ये बनता है। अ और उ के मेल से क्या होता है, ओ। और अ और री के मेल से क्या होता है, और। र में हलंत है यानी कि र क्या है, आधा है। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब इस परिभाषा को आज के बाद आप पढ़ेंगे कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। कोई दिक्कत? देखिए, अ या आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि जो ए होता है तो ए ओ और ई का संयुक्त रूप ही होता है। तो अब यहां रटने की बात ही कहां आती है? बस हम रट लिए हैं दिमाग में, आप बस स्वर जानते हैं तो इन संधि की परिभाषाओं को अपने आप याद कर लेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग कि गुण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। गुण संधि के कुछ उदाहरणों पर चर्चा की जाती है। जैसे यह ए शब्द आया है तो हम देखें देव, धन, इंद्र। अब देखिए यहां पर तो अ आया और ये क्या आया, ई आया, और अ और ई से मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। और किसी शब्द के, जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि जब किसी शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के आदि वाले, यानी इसका अंतिम अ और इसका प्रथम प्रारंभिक या आदि वाला वर्ण क्या है, ई, और इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि जो परिवर्तन हुआ वह क्या उत्पन्न हुआ, ए हो गया। और इस ए के बनने, इस विकार के उत्पन्न होने को ही हम किस नाम से जानते हैं, संधि कहते हैं। तो अब यह तो दो शब्द हैं और इनके वर्णों में जब संधि हुई तो यह ए बना दिया और वही वो पकड़ क्या होगा, लग जाएगा। तो यह शब्द बनता है देवेंद्र। इसी तरह आप लिख सकते हैं
महाधन इंद्र। अब देखिए यहां पर तो अ आया था, लेकिन यहां द्वितीय वर्ण क्या हो गया, आ हो गया, लेकिन होगा तो वही आ और ई मिलकर क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। आ या ई मिले, अ या ई मिले तो बनेगा तो ए ही। अब यह शब्द हो जाएगा, अब ह पर कौन सी मात्रा लगेगी, एक ही, महेंद्र। अब ये क्लियर हुआ। इसी तरह से महा धन ईश, ये क्या बना देगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। मेरे दोस्तों के द्वारा बताया गया कि यह महेश होगा, यानी कि इसकी अवधारणा को आप समझ रहे हैं, यह महेश होगा। इसी तरह से अगला शब्द जो बनता है दीन धन ईश, तो यह बनने वाला शब्द क्या होगा, दिनेश। शाबाश, शाबाश प्रतिभा, आपके द्वारा सही जवाब दिया गया। लेकिन देखें इसमें दिमाग क्या लगाना है, या अच्छी बात क्या है, जैसे देवेंद्र, महेंद्र, महेश, दिनेश, ये शब्द, इन शब्दों का अर्थ क्या है, तो देखिए देव धन इंद्र, देव माने देवता, इंद्र माने राजा, देवताओं के राजा को क्या कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं। महाधन इंद्र यानी महान इंद्र से महेंद्र बना। अब महेश का अर्थ क्या है, इसका परिवाची क्या होगा, तो महाधन ईश, यानी कि ईश माने देवता, महान देवता कौन है, महेश, महेश यानी भगवान शंकर। दीन धन ईश, दीन, अब देखिए यहां दीन शब्द आया है, दीन धन ईश, तो दीन का मतलब, एक बात अपने दिमाग में रखेंगे कि देखिए एक शब्द आता है दीन ऐसे, और एक शब्द आता है ऐसे। तो एक दोहा भी आप सुने होंगे कि दीन सबको लखत है, दीना ही लखे न कोय, जो रहीम दीना ही लखे, दीन बंद सम हो। तो वहां पर जो दीन प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि यदि हरस्व, दिन में हरस्व लगा, तो इस दिन का तात्पर्य होता है डे वाला दिन है, और इस यानी दीर्घ ई का प्रयोग होगा, तो इस दिन का मतलब होता है गरीब। दीन सबको लखत है, दीन मतलब दिन, तो यह डे वाला दिन किसी को नहीं देखता है, लेकिन वहां लिखा गया दीन सबको लखत है यानी गरीब। यहां दिन से तात्पर्य होता है गरीब, मजबूर या बेसहाय लोगों से लिया गया है। तब जो बेसहाय लोग होते हैं सबको देखते हैं, लेकिन उनके दुखों में कोई ध्यान नहीं देता है, किंतु जो ध्यान देता है वह दिन बंधु सम होए दोस्तों, यानी कि समझिए कि वो भगवान के समान होता है। तो इस कारण से हम सबको भी गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। अब देखिए यह दिन के लिए क्लियर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप लिख सकते हैं नरेश, खगेश, लिख सकते हैं नरेश, खगेश। री से संबंधित लिखेंगे तब महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ये भी शब्द आता है। महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका संधि विच्छेद हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। अब यहां पर तो विच्छेद था, आपको संधि बता दिए। अब आप लोग देखें कि यहां पर संधि वाले शब्द है, इनका विच्छेद कैसे करेंगे। तो एक यहां पर आया है, तो क्लियर है कि इस र में अ ही आना चाहिए। तो नरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नर धन ईश। नर मतलब मानव, ईश माना देवता। मानव या इंसान के देवता को क्या कहते हैं, नरेश कहते हैं। खगेश, खग धन ईश, यानी पक्षियों के देवता या राजा को क्या कहते हैं, खगेश कहते हैं। महर्षि करेंगे तो महाधन ऋषि। सॉरी, अब देखिए यहां पर याद रखेंगे कि ये र है, री सी, महाधन, ये ऋषि शब्द बनता है।
तो यहां पर अभी हम लोग पढ़े कि अ और री के बाद कोई स्वर री आए तो अर होता है। अब यहां पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि यहां पर अ बनता है, यहां पर आधा र बनता है, तो ये अर। तो जब लुंठित वर्ण हम लोग पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि र जब आधा होगा तो उसको कहां रखेंगे, वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। तो और यहां पर क्या होगा, वर्ण के ऊपर लगेगा। तो यही प्रक्रिया है। देखिए यहां पर तो बना आ और यह बना री, अब इसके योग से तब बना और। अब देखिए इस ह से तो आ निकल गया, तो यहां बनने वाला शब्द बना म और ह में हलंत है, और इस ह जो स्वर विहीन ह है इसमें अ मिलेगा तो यह म हो गया, यानी कि ह पूरा हो गया, और र आधा है तो ये तो अगले वर्ण पर ऊपर लगेगा। तो इसी कारण से यह ऐसे लिखा जाता है महर्षि। देवर्षि लिखेंगे तो देवधन ऋषि। आप लोग भी बताएं देवधन ऋषि। हाँ आप बताएं दिनेश जी की सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। इसका हो जाएगा सप्तधन ऋषि। क्लियर, ये सप्तर्षि हो गया। इसके साथ और कुछ भी शब्द हैं, जैसे सुरेश आप लिख सकते हैं, धनेश लिख सकते हैं, धनेश, सुरेश कर लीजिएगा। तो धनेश का करेंगे तो धन धन ईश हो जाएगा। सुरेश का करेंगे तो सूरधन ईश हो जाएगा, सूरधन ईश हो जाएगा, सुरेश हो गया। और उदाहरण इसके हैं जो हम लोग, जैसे महोदय शब्द, ओ वाला एक देख लें, महोदय शब्द पढ़ते हैं, महोदय। तो महोदय का क्या होगा, महाधन उदय। अब देखिए यहां पर तो आ आया और ये उ आया, तो इससे के योग से क्या बना, ओ बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महोदय शब्द बना है यहां पर। तो महोदय में क्या होगा, महाधन उदय बराबर महोदय। इसके साथ साथ परोपकार, चंद्रोदय, परोपकार लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, परधन उपकार लिख सकते हैं, परधन उपकार। इसी के साथ गंगोर्मी लिख सकते हैं, गंगोर्मी। तो गंगाधन उर्मी। अब देखिए दोस्तों, गंगोर्मी का हो जाएगा गंगाधन उर्मी। शायद आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आप लोगों के फीडबैक के अनुसार यह पता लग रहा है कि पूर्ण रूप से आपको गुण संधि आ गई है, लेकिन इस संधि में कुछ अपवाद हैं जिसको अभी हम बता रहे हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम बता रहे हैं इसके आगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अपवाद को हम लोग देख लेते हैं। अपवाद, अपवाद में एक शब्द आता है सुक्ति, एक शब्द आता है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। एक शब्द आता है प्रौढ़। अब देखिए इनका यदि संधि विच्छेद किया है, सब में देखें सुखती शब्द आया है, तो लेकिन इसका संधि विच्छेद होता है सुखधन इति। अब देखिए यहां पर तो अ आया और ये क्या आया, ई आया। अब यह सुक्ति में यहां पर तो ए लगना चाहिए ना, लेकिन ए लगा नहीं, अ लगा है, अ लगा है। तो फिर भी यहां पर अ और ई गुण संधि का रूल है, जिसके कारण सुक्ति में गुण संधि होता है और यह गुण संधि का अपवाद माना जाता है। अक्षौहिणी में अ लगा और अ वृद्धि संधि का नियम होता है, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो किंतु इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह होता है अक्ष धन उहिणी, और उहिणी में यह ड़ न में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह हो जाता है उहिनी। प्रौढ़ का उसी तरह संधि विच्छेद कर लेंगे हम लोग, तो यह होता है
प्रधन ऊढ़, प्र लिखेंगे, प्रधन ऊढ़। अब देखिए प्रधन ऊढ़ हुआ तो यहां भी तो अ आया और ये उ आया, दोनों के योग से बनना क्या चाहिए, ओ, किंतु यहां पर बना क्या, औ। तो इसका यदि आप देखें तो जो संधि विच्छेद हुआ वह किस नियम से हुआ, गुण संधि से ही हुआ, लेकिन बनने वाला शब्द क्या है, वृद्धि संधि के अनुसार बन रहा है। यह भी वृद्धि संधि के अनुसार बन रहा है, जिसके कारण इसे अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह दसार्ण शब्द आता है, दसार्ण, तो इसको करेंगे तो यह होता है दसाधन। दसाधन ऋण कर लीजिएगा दोस्तों, दसाधन ऋण। अब देखिए यहां पर आया अ और ये क्या आया, री, तो अ और री नियम किसका है, गुण संधि का है। तो गुण संधि का है, किंतु बनने वाला संधि यहां पर आ आया था, आ किस संधि का है, दीर्घ संधि का है। तो इस कारण से यह भी क्या है, अपवाद की श्रेणी में आता है। स्वैर शब्द आता है, स्वैर, एक और अपवाद में शब्द आता है स्वैर। तो स्वैर का संधि विच्छेद करेंगे तो स्वधन क्या होता है, ईर होता है, स्वधन ईर। अब देखिए इसके लास्ट में तो अ आया और ये क्या आया, ई आया, नियम किसका है, गुण संधि का है। लेकिन यहां बना क्या, आय, और आय अभी गुण संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो यह शब्द बन रहा है वृद्धि संधि के अनुसार, लेकिन संधि हो रहा है गुण संधि के अनुसार। तो न इस संधि होने का जो कारण है वह किस नियम को फॉलो कर रहा है, गुण संधि के। इस कारण से ये जो भी शब्द आपको बताए गए ये सभी शब्द गुण संधि में आते हैं, किंतु ये अपवाद गिने जाते हैं। तो अक्सर इन शब्दों का आपसे पूछ लिया जाता है कि संधि विच्छेद क्या है, तो हम लोग देख करके औ को वृद्धि संधि के अनुसार कर देते हैं, किंतु ये आपको याद रखना होगा कि ये अपवाद है और इनमें सदैव क्या होती है, गुण संधि होती है। अब अगली संधि पर हम लोग चर्चा करेंगे, वृद्धि संधि। तो अब अगली संधि हम लोग देखते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। अब देखिए यह गुण संधि से भी आसान है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे संधि की कठिनाई का स्तर जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। अब इसका फार्मूला यदि देखें या परिभाषा आपको याद करना होगा तो यह बहुत आसान होता है। आप सीधे कह दीजिएगा कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए, ओ या औ आए, तो अ और ए के बाद क्या हो जाएगा, आय होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसमें सदैव ओ होता है। अब देखिए इसको ये याद कैसे करेंगे। हाँ, एक दोस्त है आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक दोस्त है तो कहते थे कि हम रट लेंगे, यह रटने की चीज नहीं है, किंतु कुछ लोग कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम बेवफा हो, दिल फिर भी तुझसे लगा बैठे हैं, हे संधि तुझे भूलने का भी गम नहीं, क्योंकि हम तुझे रटने का संकल्प बना बैठे हैं। दोस्तों रटने का संकल्प बना बैठे हैं, तो रटने का संकल्प नहीं बनाना है, आप सबको इसे समझने का संकल्प बनाना है। अब ये समझेंगे कैसे, तो देखिए इसको आप उच्चारित करें, आए, ये आए लिखे हैं तो आ ए, आए, यही ना उच्चारित करते हैं, आए उच्चारित ही कर रहे हैं, यानी कि आए किसे, आ ए, अ और ए से मिलके क्या बना, आए। तो इसको रटने की क्या बात है, आ ओ, औ उच्चारित करते हैं औ, तो यह औ उच्चारित हुआ, यानी अ और ओ से मिलकर क्या बना, औ बना। अब यही गुण वृद्धि संधि का क्या हो गया नियम, अर्थात ओ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ बनेगा, ओ या औ आ जाएगा तो सदैव क्या बनता है, औ बनता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग इसके उदाहरण कुछ देखते हैं। देखिए सदैव याद रखेंगे, देखिए ये ऐ बना है
तो अय बना है। तो अभी शब्द देखे थे हम लोग दिन, तो दिन में यदि एक जोड़ देते हैं तो यहां पर तो अ है और ये क्या बना, अ है और ये ए है, और अ और ए के बाद क्या बनने वाला है, सदैव क्या बनता है, अय ही बनता है। अर्थात न पर क्या लगेगा, दिनैक लगेगा। कोई दिक्कत है? जिसको यह पता चल गया तो यण और आयाद पढ़ना नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जैसे हम यह शब्द बनाते हैं दिन, इससे अ जब निकल जाता है तो क्या होता है, आधा। इससे तो अ निकल करके और ए निकल करके ए बना दिया, और इससे ए निकल गया तो यहां क बना। जब जोड़ते हैं तो यह ए इस पर मात्रा के रूप में लगता है, तो दिन शब्द बनेगा दी और न, और इस पर आई की मात्रा लगा देंगे हम लोग, तो दी नय और क जोड़ देते हैं, दिनैक। तो यही रीजन होता है, यही कारण है। यण संधि जब समझाया जाएगा तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यह बनता है दिनैक। सदा शब्द लिख सकते हैं, सदा धन एव, तो यह शब्द बनेगा सदैव। कदैव लिख सकते हैं, कदा धन एव, यह बनेगा कदैव। क्लियर है यहां तक? तथैव शब्द आता है इसमें, तथैव। और कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। तथैव, तथैव, तो अब इसको आप बनाएंगे तो यह हो जाएगा तथा धन एव। कोई दिक्कत आ रही है आप लोग को? वनौषध शब्द आता है, वनौषध, और एक शब्द आता है वनौषधि, वनौषधि। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, यहां पर ह्रस्व ई लगा है और यहां पर ई नहीं लगा है, तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए औ की मात्रा लगी है तो इसको वन कर लीजिए, और देखिए ये औषध, वन धन औषधि, और इसी तरह से औषध हो गया वन धन औषधि। क्लियर है? यहां तक किसी को समस्या है? अब देखिए यहां पर औ बन रहा है तो यहां पर अ आया और यहां पर ओ आया, तो ये वनौषधि बन गया। महौज शब्द आता है, महौज, महौज, तो यह क्या बनेगा, महाधन उज कर लेंगे, उज, महाधन उज, सॉरी उज करेंगे तो वह कौन सा नियम है, गुण संधि, और उज कोई शब्द नहीं होता है। तब महौज का करेंगे तब महाधन क्या होता है, ओज होता है। यहां पर आ और ओ आया था, औ बना, यह संधि बनी महौज। अब देखिए यहां पर तो अभी केवल ए देखे हैं, औ देखे हैं, लेकिन जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे गुण संधि, और गुण संधि में कुछ अपवाद देखे हैं, तो इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। इन शब्दों को याद रखिएगा आप लोग। अपवाद में जैसे शब्द आता है बिंब, बोष्ठ, अधरोष्ठ, कंठोष्ठ, अब देखिए देखने में ये सभी शब्द कैसे दिख रहे हैं। अभी हम लोग गुण संधि पढ़े थे तो उसमें ओ बन रहा था, तो सब में देखिए अब इसमें पूछ लिया जाता है कि अक्सर हम लोग वनडे एग्जाम देते हैं तब पूछा जाता है बिंबोष्ठ, अधरोष्ठ, कंठोष्ठ, ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार की संधि है, तो हम लोग आंख बंद करके मारते हैं गुण संधि, क्योंकि यहां पर ओ दिख रहा है। तो यह याद रखेंगे कि इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे, तो इसका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो यह होता है बिंब धन ओष्ठ। अब बताइए कि यहां अ आया और ये क्या आया, ओ आया, और इससे मिलकर बनना क्या चाहिए, औ बनना चाहिए ना। तो यह रूल अ और ओ मिल किस नियम से रहा है, बन रहा है कहां से,
गुण संधि से, सॉरी वृद्धि संधि से अ और ओ, यह किसका रूल है? बोलिए, यह क्लियर है ना कि वृद्धि संधि का नियम है, लेकिन यह बनने वाला शब्द किस संधि का बना? गुण संधि का बना। तो अब इस कारण से यहां पर जो संधि हुआ, संधि विच्छेद हुआ, यह वृद्धि संधि से हुआ, बनने वाला शब्द गुण संधि का है, इस कारण से यह वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, किंतु उसके अपवाद में आता है। उसी तरह से अधरोष्ट कर ले दोस्तों, तो अधरोष्ट करेंगे तो अधर धन ओष्ठ, अधर मतलब ओठ। अब देखिए कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ। अब सब में देखें तो ओ आया है, बनना चाहिए ओ, किंतु बन क्या रहा है? ओ बन रहा है। तो ये ऐसे शब्द यदि आए एग्जाम में तो याद रखिएगा कि ये वृद्धि संधि के क्या है? अपवाद हैं। का ध्यान दे। क्लियर दोस्तों? तो यहां तक हम लोग वृद्धि संधि तक देख लिए। अब इसके आगे जो संधि आती है उसका नाम है यण संधि। यण संधि सूत्र आप लोग को बताए थे, इसका सूत्र होता है इको य र छी, इको यणच। अब विश्वास माने, हम बोले थे शुरू में ही कि आप टेंशन ना ले, यह सब याद हो जाएगा। किसी भी संधि की परिभाषा आज के बाद आपको रटनी नहीं पड़ेगी। तो वास्तव में आप थोड़ा सा विश्वास करें, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन देखिए यण संधि पढ़ना है। अभी यह भी बताए थे कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इनके परिभाषाओं की कठिनाई का जो क्रम होता है धीरे धीरे आसान होता है। अब आसान कैसे होता है? तब देखिए यण संधि की जो परिभाषा होती है तो आसान इसलिए है कि आपको बस याद यह रखना है कि ई ऊ री। अब देखिए री भी आता है, लेकिन वह संस्कृत में आता है, उसे हम लोग छोड़ देते हैं। ई ऊ री, और इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आए, देखिए कितना आसान है दोस्तों। अ ई ई ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इस ई का होता है य, ऊ के जगह पर होगा व और री के जगह पर होता है र। कुछ हमारे दोस्त बताते हैं कि जब य व और र से पहले आधा वर्ण आए तो हम लोग मारे यण संधि। लेकिन ऐसा कभी मत करना दोस्तों। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे एक शब्द स्वैर, तो स्वैर जब हम लोग पढ़े तो बताइए कि व से पहले यहां भी तो आधा है, तो क्या इसमें यण संधि है? कतई नहीं है। तो आज के बाद अक्सर हम लोग कहते हैं कि य व और र से पहले जब आधा वर्ण आएगा तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यण संधि है। लेकिन आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे हम लोग। जैसे अभी अभी हम लोग स्वैर शब्द पढ़े थे, तो क्या स्वैर में यण संधि है? नहीं, तो नहीं है। तो यह दिमाग से आज के बाद निकाल देना दोस्तों कि इसके पहले आधा आएगा तो हम यण संधि मारेंगे। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं, यह आधा होता क्यों है, पहले हम लोग ये जाने। कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण, एक उदाहरण जिसके दिमाग में बैठ गया, यण संधि आज के बाद सबसे आसान संधि होगी स्वर संधि में। कैसे? तो जैसे देखें, अब यह आधा होता कैसे है? जैसे सु धन आगत, यह शब्द लिखा गया, यह आधा क्यों होता है? तो देखिए अभी हम पढ़े हैं कि इसका उ निकलेगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ निकल गया, और द्वितीय शब्द का आदि यानी प्रारंभ वाला वर्ण निकल गया, तो आ निकल गया। तो अब सिंपल है, अब तक तो पढ़ना था कि अ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, आ आएगा तो आई बनेगा। अब तो कुछ नहीं याद करना है, अ ई और ई उ और री के बाद कोई वर्ण आ जाए, किंतु ई उ और री नहीं आने, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो य व और र बनता है क्रमशः। तो अब देखिए उ के बाद
असमान स्वर आ गया तो फिक्स है कि यह ऊ क्या बनाएगा, वह बनेगा, ऊ का वह बनेगा। क्लियर है। अब देखिए इससे आसान संधि होती ही नहीं है। यहां पर आ लगा है ना, तो आ लगा है तो वही स्वर इसमें लग जाएगा, यानी बनने वाला वर्ण क्या होगा, वाह होगा। अब देखिए विकार हुआ, इसमें वाह बना। अब ये शब्द आधा कैसे होता है यह देखें, तो इसका रीजन होता है दोस्तों, इससे तो ऊ निकल गया तो यह क्या बना, आधा स। अब देखिए यह ऊ और आ मिलकर के क्या बनाया, वाह बनाया, और आ तो यहां से भी निकल गया है, ये क्या बना, गत, ये क्या बना, गत। अब इसे जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो देखिए यह स्वर होता। अब तक जो संधि पढ़े हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि जो पढ़े हैं, तो उसमें स्वर बन रहा था। अब वह स्वर व्यंजन से मिल करके उसको क्या कर दे रहा था, पूरा कर दे रहा था। किंतु यहां तो व्यंजन बन गया ना, और व्यंजन व्यंजन से मिलकर के उसको पूरा कर नहीं सकता, सदैव स्वर की जरूरत होती है। तो अब यहां पर जब व्यंजन मिलेगा तो स्वाभाविक है कि इसे पूरा करेगा नहीं, तो यह स आधा ही हो जाएगा। इसमें वाह है तो वाह जोड़ दीजिए, और गत बचा है तो गत। क्लियर, यानी कि इसका संधि होगा स्वागत। शायद आप सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब देखिए कुछ और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे एक शब्द आता है नी, अधन ऊन। अब देखिए अभी बताएंगे कि ऊन में ह्रस्व होगा कि दीर्घ होगा, ये बहुत आसान है, इसमें तो कभी गलती होती ही नहीं है। रीजन क्या है, तो इससे बनने वाला शब्द होता है न्यून। अब देखिए न्यून शब्द है, अभी संधि कर रहे हैं, अभी कुछ विच्छेद किया जाएगा, केवल शब्द दे दिए जाएंगे, विच्छेद किया जाएगा, वो और आसान लगेगा। अब देखिए यहां पर ई आया, यहां पर दीर्घ ऊ आया, तब बनने वाला शब्द क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, य में ऊ लग जाएगा। अब देखिए यहां पर दीर्घ लगा है, और इससे तो ह्रस्व ई निकल गया, तो ये क्या होता है, आधा होता है। अब देखिए इससे भी आसान, देखिए एक शब्द आता है अन्वय। अब कुछ शब्दों के हम लोग संधि करते हैं, अन्वय शब्द आता है, तो अब इसमें क्या होता है, तो अन्वेषण शब्द आता है, अन्वेषण। अब देखिए इससे हम कहें ना कि आसान कोई संधि नहीं होती है। अब देखिए बना क्या, वह कब बनेगा, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए वह बनेगा, ऊ के बाद तो ऊ न में लगा दीजिए, अनु हो गया। आगे वाला शब्द क्या बनेगा, तो वह में कौन सा स्वर है, ए, तो यहां पर निकाल दीजिए ए, और ये स है और है। क्लियर। देखिए अब देखिए अन्वय लिखेंगे, अन्वय तो अ और वह बना है, तो वह बना है तो न में क्या लगेगा, ऊ, क्योंकि ऊ का ही वह होगा। अब अगला जो भी शब्द बनेगा उसका प्रथम वर्ण क्या होगा, यह वह ही निर्धारित कर देता है, क्योंकि वह में क्या लगा है यहां पर, बोलिए, हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। वह में अ लगा है तो यहां पर क्या निकाल देंगे, अ निकाल देंगे। क्लियर। अब देखिए एक शब्द आता है अत्याधिक। अत्यधिक। अब देखिए अत्यावश्यक। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, इसे इंपॉर्टेंट में आप लोग लिख लेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट करते हैं, तो अक्सर पूछा जाता है कि अत्याधिक का वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो हम लोग अत्यधिक ये शुद्ध शब्द होता है और अत्याधिक बोलते हैं। अत्याधिक तो या बोल देंगे, तो या क्यों गलत है, तो देखिए इसमें य बना, तो य बनेगा तो स्वाभाविक है कि ई का य बनता है, तो में क्या लगेगा, ई लगेगा। आगे वाला शब्द क्या होगा, तो य में कौन सा स्वर, अ है, तो अ यहां पर निकालेंगे, और यहां पर यह धिक है तो यहां पर धिक लिख देंगे। अब बताएं कि अधिक शब्द होता है कि अधिक, स्वाभाविक है अधिक होता है, तो अधिक होता है, यानी कि य में
वही लगेगा, आ नहीं लगेगा, तो यह अत्यधिक, अत्यावश्यक। अब देखिए बहुत अच्छा, अति धन। अब देखिए य में क्या है, आवश्यक तो होता नहीं, आवश्यक होता है, तो यहाँ य में क्या लगा है, आ, तो आ निकाल दीजिए, आवश्यक, आवश्यक। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए री भी है, तो री से संबंधित शब्द आता है मात्राज्ञा। अब देखिए इसे कैसे समझेंगे हम लोग, यहां पर र कहां दिखा, तो अब देखिए इसका संधि विच्छेद होता है मातृ धन आज्ञा। अब ये कैसे बना आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए ये बना कैसे, तो यहां पर बना री। अब देखिए री के बाद क्या आया, आ। अब देखिए री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो री का क्या बनता है, र ही बनता है, तो र बनता है दोस्तों। तो यहां पर हम र बना लिए, इस में आ लगा है, तो आ लगा तो यहां पर क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ देंगे, यानी बनने वाला वर्ड रा बना। अब देखिए यह क्यों ऐसे हुआ, तो इसका रीजन है मां। अब देखिए री तो निकल गया, तो क्या हुआ, आधा, बनने वाला शब्द यहां रा, विकार उत्पन्न हुआ तो रा बना, और यहां पर क्या बना है, ज्ञा बना है। अब ये कैसे जुड़ा, तो जब आधा तो में पूरा र, यानी कि अर्ध र में पूर्ण र जुड़ता है, तब बनने वाला शब्द क्या होता है, वर्ण त्र बनता है, और इसमें आ की मात्रा है, तो ये क्या हो गया, त्रा हो गया। अब क्लियर है, यानी कि यह त्रा हो जाएगा और ये ज्ञा जुड़ जाता है, यानी बनने वाला शब्द क्या बना, मात्राज्ञा। सॉरी इधर लिखे ही हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं, यानी मातृधन आज्ञा बराबर क्या बना, मात्राज्ञा। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, मात्रा देश। तो अब इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो मातृधन क्या कर लेंगे, आदेश कर लेंगे। पित्रा देश, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पितृधन आदेश। इसी तरह से मात्रा पित्राज्ञा कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा पितृधन आज्ञा। कोई दिक्कत है दोस्तों? यहां तक किसी को कोई भी शब्द, कोई और शब्द आप इसमें जानना चाहते हो? हाँ बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए संतोष जी। देखिए कोई समस्या, यदि आपके पास कोई दिक्कत है तो बोलिए, उसका समाधान दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा मनवंतर, ठीक है, मनवंतर लिख दे रहे हैं। देखिए मनवंतर का कैसे होगा, मन न त र, क्या आया, व, तो व आप कब होगा, उ का, तो उ का होगा तो इसमें क्या जोड़ेंगे, उ, मनु धन, इसमें क्या लगा है, अ लगा है, तो अ लगा है तो क्या कर लेंगे, अंतर। अब क्लियर? अब किसी का और शब्द है इसमें तो अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, प्रत्यूष शब्द बोले हैं। देखिए प्रत्यूष, तो प्रत्यूष का यदि संधि विच्छेद किया जाएगा दोस्तों, सॉरी प्रत्यूष पूछे हैं, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब प्रत्यूष य आया, तो य कब बनता है, यू का य बनता है, उ का य बनता है, तो यह शब्द होगा प्रतिधन। अब उस होगा तो उस में ह्रस्व उ की दीर्घ उ, यह निर्धारित कर दिया, क्योंकि यहां पर दीर्घ है तो यहां पर सदैव दीर्घ होगा दोस्तों, और ये शब्द हो जाता है उस। शायद आप सबको यण संधि अब समझ में आ गई हो, इससे भी आसान संधि होती है यण संधि, इसके बाद हम लोग यण संधि को देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर दोस्तों? अब एक संधि और बच जा रही है, स्वर संधि की अंतिम संधि, जिसे अयादि के नाम से जानते हैं, अयादि संधि। सूत्र आपको बता दिया गया है, फिर एक बार लिख ले हम लोग, एचो य वा या वह, यह इसका सूत्र होता है। अब देखिए सभी संधियों से भिन्न
क्योंकि ए, आए, ओ और औ के बाद अब तक हम लोग किसी स्वर का आना नहीं पढ़े थे, तो इसमें याद रखेंगे कि ए, आए, ओ, औ। देखिए जिस तरह से यण संधि में ई, उ, री के बाद कोई ये समान स्वर आ रहा था, सेम उसी तरह से इसमें य, ए, आए, ओ और औ के बाद प्लस होगा, यानी के बाद कोई असमान स्वर आए। तो ए का अय, आय का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अब देखिए ये कैसे याद होगा, कैसे हम लोग जानेंगे कि अय है, आय है, औ है या आव है। तो सीधे पहले तो इसकी परिभाषा आप जाने कि ए, आय, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए का अय, आय का आय, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यदि ए, आय, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ और आव हो जाता है। यह तो आपकी परिभाषा हुई। अब इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे शब्द आता है एक पवन, बहुत हम लोग के तरफ पवन सिंह फेमस हैं। अब देखिए इसमें समस्या यह है कि अय, आय, औ और आव दिख नहीं रहा है। तो इसकी पहचान के लिए दो तरीका है। पहला तरीका होता है कि देखिए इसमें बना क्या है, य बना है और व बना है और इससे पहले अ है या आ है। तो जो शब्द देगा उस शब्द के में य और व से पहले वाला स्वर निकाल दिया जाता है। तो देखिए इसके पहले क्या है, अ है, तो यहाँ अ निकाल देंगे और ये व लिख देंगे, यानी पवन में क्या आया, अव आया। यही आ रहा है, अव आया। एक और तरीका है, इसका उच्चारण करें पवन, अवन, उच्चारण करें पवन, अवन, अवन यानी कि अव आया। अव कब आता है, तो ओ का अव होता है, यानी कि प पर कौन सा स्वर लगेगा, ओ, पो, अधन। अब आगे क्या लिखना है तो वह में जो स्वर होगा वही निकाल दीजिएगा। यहाँ अ है तो यहाँ अ, और न है तो न, पवन। अब देखिए पावन कर देंगे, पतित पावन सीताराम, पावन। अब देखिए इसमें भी निकाल लेंगे आप, व से पहले क्या है, आ है और ये व, यानी यहाँ आव आया और यहाँ पर अव आया। इससे भी आसान तरीका है दोस्तों, आप निकालने से अच्छा है उच्चारण करें तब बोलेंगे पावन, आवन, पावन। आव आ रहा है ना, पावन, आव आ रहा है। तो आव आया, तो आव कब होता है, तो अव का आव होता है। तो इसमें कर लेंगे। अब देखिए आव कब होगा, तो अव का आव होगा, यानी कि यह पो हुआ और यहाँ पर प होता है, पौ, और वह में क्या है, ओ है, तो यह लिख लेंगे पवन। इसी तरह शब्द आता है सायक। अब देखिए सायक में सायक, आयक, आय आ रहा है ना, तो आय आया तो यहां पर होगा, देखिए आय कब होगा, तो अय का आय होता है, यानी स पर कौन सा स्वर लगेगा, अय लगा देंगे, सय, और य में अ है तो अ निकाल देंगे, सयधन, अक, सायक। क्लियर है, सायक। अब यह हो गया पवन, पावन, सायक। और कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे शब्द आता है श्रवण, श्रवण को इंपोर्टेंट कर लेंगे। इंपोर्टेंट करने का रीजन यह होता है कि देखिए श्रवण का उच्चारण श्रवण, अव आया ना, अव आ रहा है, अव में, यानी कि अव कब आता है, तो ओ का अव होता है, यानी स पर कौन सा स्वर लगेगा, ओ। अब देखिए इसमें अ है तो अ तो निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि र लिख देते हैं और अण नहीं होता है, यह र न में परिवर्तित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो श्रवण का संधि विच्छेद होता है श्रोधन अन। इसी कारण बोले हैं कि इसको आप लोग इंपोर्टेंट में रखेंगे, अक्सर यह पूछा जाता है, श्रोधन अण, श्रोधन अन कर दिया जाता है और इसमें हम लोग कंफ्यूजन
में पड़ जाते हैं तो यह याद रखेंगे कि श्रवण का श्रोधन क्या होगा, अन ही होता है, श्रवण। इसके बाद आप लोग भवन, भावन शब्द आता है, मन भावन। अब देखिए भवन का करेंगे, भवन अब आया था, अब कब होता है, ओ का अब होता है, यानी भ पर क्या मन लगेगा, ओ। बहुत अच्छा सर, बोधन अन। इसी तरह भावन का कर देंगे तो आव आया और आय अव का होता है, तो अव भव धन अन भावन। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो हमारे सभी दोस्तों को ठीक है। थोड़ा सा समस्या हमारे लिए तब होता है जैसे नायिका शब्द लिख दिया गया। हाँ बताएं संतोष सर, बताएं कि य से पहले कौन स्वर का प्रयोग किया गया है। नहीं ऐसा नहीं है, गलत है। अमरेंद्र जी आप बताएं कि य से पहले क्या ई, अरे ई नहीं है यार, और कोई बताए। अच्छा शाबाश, बहुत अच्छा, भीम सर के द्वारा बताया गया कि य से पहले क्या है, आ है। तो देखिए बहुत अच्छा दोस्तों, जब तक यह हम नहीं समझेंगे, यदि आप ई बताएंगे तो ई इसमें कहीं आया ही नहीं, हम संधि निकाल ही नहीं पाएंगे कि किस तरह से इसका संधि होगा। और दूसरी बात यह जाने कि यह व्यंजन है और यह व्यंजन में ई स्वर लगा है, और किसी भी व्यंजन में स्वर पहले हो ही नहीं सकता। जैसे कि जब हम व्यंजन पढ़ाए थे तब व्यंजन में बताए थे कि क, तो क के लास्ट में अ आता था, और जिसका आप लोग उच्चारण करते हैं अंग, तो हम बताए थे कि अंग उच्चारण अशुद्ध है, उसका जब उच्चारण करें तो ng बोलेंगे तो ng के बाद ओ आना चाहिए। यानी कि व्यंजन में कभी भी स्वर पहले आता ही नहीं है, तो पहले आता नहीं तो य से पहले ई आपने बताया कैसे, य से पहले ई आ ही नहीं सकता क्योंकि यह य में प्रयोग हुआ है। तो य से पहले ई नहीं, इस य से पहले नायक, नाय आय, यानी कि आई इसमें आ रहा है। उच्चारण करके देख ले, उच्चारण करके नहीं समझ में आ रहा है तो य से पहले यहां पर आ है तो यह आ लिख दिए और ये य लिख दिए, तो नायिका शब्द लिखा गया है लेकिन इसमें आय आया, और आय कब आता है तो आय का आय होता है, तो न पर क्या लगा देंगे, आय, नय धन ईका। अब ईका में हरस्व की दीर्घ, तो य में हरस्व लगा है तो हरस्व निकाल देंगे, नायिका। उसी तरह गायक और गायिका होता है, तो देखिए गायिका लिखेंगे तो सेम इसी तरह से गय धन ईका हो जाएगा। और गायक करेंगे, गायक, तो गायक का क्या हो जाएगा, आय आया, आय, तो इसका गायक का भी क्या होगा, गय धन ईका, गायिका। अब इसमें एक शब्द आता है गवीश, तो देखिए इसमें क्या आया, ओ, और ये क्या आया, व, अव आया। तो गवीश का करेंगे तो गवीश का क्या होगा, तो ग पर अव आया तो अव किसका होगा, ओ का अव होगा, तो ग पर कौन सा स्वर लगेगा, ओ, और इसमें दीर्घ ई है तो दीर्घ ई निकाल दे, यह शब्द बनता है गवीश। एक शब्द भवती होता है, भवती माने होना, भवती, भवती होता है दोस्तों, तो भवत निकालते हैं, तो भवती का यदि करेंगे तो इसमें देखिए भवती अब आया तो अब कब होगा, तो ओ का अब होगा, तो ओ का अब होगा दोस्तों, तो भ पर ओ लगा देंगे। अब देखिए वती अ है और ती है, तो भोधन अति बराबर भवती। शायद आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग संधि प्रकरण के अगले बिंदु यानी व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। आज का क्लास यही हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।